किसे कहा जाए? जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। मटेरियल विच इज ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, यही जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है, पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, वही बच्चों में ट्रांसफर करता है। जेनेटिक मटेरियल को लेके साइंटिस्ट लोगों में तीन चीजों में बहुत डाउट था। साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि जेनेटिक मटेरियल के लिए प्रोटीन बेस्ट है, कुछ मानते थे डीएनए बेस्ट है, कुछ मानते थे आरएनए बेस्ट है। कैसे ये प्रूव किया गया होगा इसके बारे में हम समझेंगे। एक मिशर साइंटिस्ट ने 1869 में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखा था। हमने सीखी थी बात। 1869 में न्यूक्लिक एसिड को देखा गया। न्यूक्लिक एसिड जब उन्होंने देखा गया तो उनसे पूछा गया कि आपने जो न्यूक्लिक एसिड देखा है, डिस्कवर किया है, क्या यही जेनेटिक मटेरियल है? तो इसके बारे में एक मिशर कुछ नहीं समझा पाते थे, मतलब मिशर साहब कुछ नहीं समझा पाए। मिशर के बाद फिर और भी साइंटिस्ट आए, जैसे यहाँ पे मॉर्गन आए, सदन आए, बोवेरी आए, कई साइंटिस्ट आए। उनसे भी पूछा गया कि आप बताइए जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? तो इन साइंटिस्ट ने भी नहीं बता पाए कि जेनेटिक मटेरियल कौन बढ़िया है। काफी टाइम बीता गया 1869 के बाद ऐसे टाइम बीता गया और फिर ये आता है 1926 का। इस टाइम एक साइंटिस्ट आते ग्रिफिथ। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किया था और उससे आइडिया लगा था, कंफर्म नहीं, एक आइडिया लगा था कि ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। क्लियर? पहले हम वही ग्रिफिथ से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल परफॉर्म किया था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज में ट्रांसफर हो जाना। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था। नाइट टू स्टैंड है, एस थर्ड एंड आर सेकंड, ऐसी दो स्टैंड होती है। स्टैंड उसको कहा जाता है जिनमें माइन्यूट डिफरेंस हो, मतलब ये और ये दोनों ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, एस आर दोनों ही स्ट्रेप्टोकोकस है, लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। और जब दो बैक्टीरिया में हल्का सा डिफरेंस हो तो उन्हीं को हम कह सकते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन थी, एस थर्ड एंड आर सेकंड। यहाँ एस का मतलब स्मूथ से है और आर का मतलब यहाँ पर रफ से होता है। आर यहाँ इंडिकेट करता है रफ को और एस इंडिकेट करता है स्मूथ को। अच्छा, क्यों इसको स्मूथ और क्यों इसको रफ कहा जाता है, इस बात को हम समझें। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये बच्चों यहाँ पर स्मूथ बैक्टीरिया है और यहाँ पर अगर बनाए तो ये यहाँ पर रफ वाला बैक्टीरिया है। ये स्मूथ बैक्टीरिया और ये यहाँ पर रफ बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरिया में आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सबसे इनरमोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है, ये इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, इस इनरमोस्ट मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, मेम्ब्रेन के बाहर लेयर आपको नजर आ रही है, इस लेयर को कहा जाता है सेल वॉल। जानते हैं मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होती है? सेल वॉल। दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के अंदर सेल वॉल है, लेकिन एक खास बात यहाँ पर होती है कि जो ये बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है स्मूथ वाला, इसके अंदर एक एडिशनल लेयर यहाँ और प्रेजेंट है, इसमें नहीं हो रहा, इसके अंदर एडिशनल लेयर प्रेजेंट है। और ये जो यहाँ एडिशनल लेयर होती है इसको कहते हैं म्यूकस कोट। ये म्यूकस कोट पॉलीसेकेराइड्स का मिलकर बना होता है, मतलब इनके अंदर तो ऐसी म्यूकस कोट प्रेजेंट होती है, लेकिन आर वाले के अंदर ऐसी म्यूकस कोट प्रेजेंट नहीं होती। ये म्यूकस है तो इसकी सरफेस जो होगी एकदम स्मूथ हो जाती है और इसलिए इसको नाम दिया गया स्मूथ बैक्टीरिया। बात समझ में? क्यों इसको स्मूथ कहा गया आप बताइए? स्मूथ इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सरफेस तो म्यूकस की लेयर है और म्यूकस होने की वजह से इसकी सरफेस क्या हो जाती है? स्मूथ। लेकिन इस बैक्टीरिया को आप ध्यान से देखोगे तो आर वाले के अंदर कहीं पर भी म्यूकस की लेयर नहीं है और म्यूकस की लेयर नहीं है तो इसकी सरफेस रफ हो जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया रफ बैक्टीरिया। स्टिकी चिपचिपी मटेरियल है, तो जब ये बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी के अंदर आएगा तो टिश्यू के साथ आसानी से चिपक जाता है और आसानी से चिपकेगा तो आसानी से डिजीज कोज कर सकता है क्योंकि स्टिकी मटेरियल लगता है। अच्छा, आसानी से डिजीज कोज करता है तो स्मूथ वाले को कहा जाता है वायरुलेंट। वायरुलेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिजीज कोज करता है, मतलब एक्चुअली में न्यूमोनिया इसी एस की वजह से होता है। एस ही न्यूमोनिया कोज करता है, मतलब ये वायरुलेंट है। इसके अंदर इस तरह का स्टिकी मटेरियल नहीं है और जब स्टिकी मटेरियल नहीं होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर ये बॉडी में आ भी जाता है तो सरफेस पे टिश्यू की सरफेस पे बाइंड नहीं होता, तो इनसे किसी भी तरह की डिजीज नहीं होती, मतलब ये नॉन वायरुलेंट है। और माइस की डेथ नहीं होती क्योंकि इसको कोई न्यूमोनिया नहीं होता, कोई डिजीज एस वाले से हिट किल एस वाले से जो है की डेथ होती नहीं है, आर वाला डिजीज कोज नहीं करता। तो यहाँ कंसेप्ट कहता है कि चूहा यहाँ जीवित रहना चाहिए था, लिविंग रहना चाहिए था। लेकिन बात आती है यहाँ चूहे की डेथ हो गई, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या हुआ कि इसमें चूहे की डेथ हो गई? अच्छा, जब ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने इस मरे हुए चूहे को स्टडी किया, डेड चूहे को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि इस डेड चूहे के अंदर उन्हें एस वाला बैक्टीरिया लिविंग मिला। जरा ध्यान से समझना, यहाँ एस कैसा है? हिट किल्ड, लेकिन इस चूहे के अंदर से उन्हें एस वाला लिविंग मिला। चमत्कार हो गया, मतलब यहाँ पे ये मरा हुआ था, यहाँ जिंदा निकल गया। अब बात आती है एस वाला बैक्टीरिया यहाँ लिविंग कैसे हो गया? लिविंग कैसे हो गया? तो इसके बारे में, अच्छा लिविंग हो गया तभी तो उसने चूहे को मारा। बात आती है लिविंग कैसे हो गया, इसके बारे में ग्रिफिथ साइंटिस्ट क्या कहते हैं? ग्रिफिथ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो एस वाला था, इस एस वाले से कुछ ना कुछ मटेरियल रिलीज हुआ होगा, मतलब हिट के कुछ ना कुछ मटेरियल निकला होगा। ये मटेरियल आर वाले के अंदर गया होगा, ये मटेरियल कहाँ गया होगा? आर वाले के अंदर। और आर वाले के अंदर जाने की वजह से यही आर वाला एस में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो आर वाला बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है ना, यही एक्जेक्टली एस में चेंज हुआ। मतलब यहाँ पर हुआ क्या? जो आप एस देख रहे हैं एक्चुअली में ये एस नहीं है, ये तो आर इसमें ट्रांसफर हो गया, आर एस में ट्रांसफर हो गया, यानी यहाँ पर आर स्टैंड का एस स्टैंड में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और इसीलिए एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, क्योंकि आर वाला एस में ट्रांसफर हो गया। याद रखिए कहते हैं कि इस एस वाले से कुछ ना कुछ मटेरियल ही आर में गया होगा, एस वाले से कुछ मटेरियल निकला होगा वही आर में गया होगा, और जो मटेरियल आर में गया वही मटेरियल मेरी तरफ से जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये मटेरियल कौन सा है, ये मटेरियल कौन सा है, इसके बारे में ग्रिफिथ साहब जवाब नहीं दे पाए। बस उन्होंने इतना कहा कि जिस मटेरियल ने आर को एस में चेंज किया, जिस मटेरियल ने आर को एस में चेंज किया, यही मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन ये मटेरियल कौन सा था, ये बात ग्रिफिथ नहीं समझा पाए थे। क्लियर? यानी ग्रिफिथ ने बस इतना जरूर कहा था कि आर एस में चेंज हुआ, किसी मटेरियल ने चेंज किया, लेकिन वो क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर वो नहीं समझा पाए थे। ये जो अभी मैंने आप लोगों को ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझाया, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलती बहुत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए? मैक्सिमम आंसर देते हैं कि उन्होंने माइस पर चूहे पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे चूहे मरता है तो बच्चों को लगता है कि इसने उन्होंने एक्सपेरिमेंट माइस पर किए होंगे। लेकिन याद रखना, इनका मेन एक्सपेरिमेंट माइस पर नहीं था, मेन एक्सपेरिमेंट तो इन बैक्टीरिया पर था और बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो याद रखो वो कौन सा बायोकेमिकल है, कौन सा सेल का केमिकल था जिसने आर को इसमें चेंज किया होगा। ये बात फिर आगे 3 साइंटिस्ट ने समझाई थी। उन 3 साइंटिस्ट में थे एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी ने कैसे इसको समझा होगा, अब उनके एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, मतलब ट्रांसफॉर्म करने वाला केमिकल कौन सा था, ट्रांसफॉर्म करने वाला बायोकेमिकल कौन सा था, अब ये बात हम समझेंगे। और इसको समझाने वाले 3 साइंटिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट था डीएनए, ये इन्होंने प्रूव करना चाहा। क्लियर? स्टार्टिंग में इनको 3 चीजों पर डाउट था, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब इन तीनों में से किसने ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब ली, कैसे मटेरियल को निकाला। अच्छा, इन तीनों का एक्सपेरिमेंट भी वही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर ही था, मतलब एक तरह से ग्रिफिथ का जो वर्क था उसी को आगे बढ़ाने का काम इन तीनों साइंटिस्ट ने किया था। तो इतना ध्यान रखना बस, ग्रिफिथ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और यहाँ पर भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को किया गया। अब यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली वाली टेस्ट ट्यूब, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एंजाइम मिला जिसका नाम था आरएनएज। आरएनएज का फंक्शन होता है आरएनए को ब्रेक करना, ब्रेक आरएनए। एज नहीं है, किसको डिग्रेड कर दिया, आरएनए नहीं है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल आरएनए तो नहीं है, क्योंकि बिना आरएनए के भी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। क्लियर? अब जो उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में, सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, एक एंजाइम मिला जिसका नाम था प्रोटीएज। अब आप बताओ प्रोटीएज का फंक्शन, प्रोटीन को ब्रेक करना। ये प्रोटीएज यहां ब्रेक करता है प्रोटीन को। अच्छा, इस बार कौन ब्रेक हो गया, प्रोटीन। प्रोटीन टूट गया, प्रोटीन टूट गया तो अब बचा डीएनए और आरएनए। इनको उठा के फिर से इन्होंने आर के अंदर ट्रांसफर किया और आर में ट्रांसफर किया तो वो देखते हैं कि आर वाला एस में कन्वर्ट हो जाता है।
आर वाला इसमें कन्वर्ट हुआ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी खास बात क्या समझी, प्रोटीन नहीं है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है, यानी ना तो आरएनए करता है ना प्रोटीन करता है। आरएनए प्रोटीन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराते, क्योंकि अच्छा आरएनए के बिना भी काम हो रहा है, प्रोटीन के बिना भी काम हो रहा है, क्योंकि इनके बिना भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें यहाँ पे पता चलने लगा है, धीरे धीरे में आइडिया होने लगा है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल एक्जेक्टली कौन होगा, डीएनए। लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा। अब प्रूफ कैसे किया जाए, आप बताइए क्या करना चाहिए। थर्ड वाली टेस्ट में क्या मिलाया जाए, डीएनएस। वेरी गुड, डीएनएस को हम मिलाया जाए। डीएनएस का फंक्शन होता है ब्रेक डीएनए। इस एंजाइम, एस का मतलब आता है याद रखो बच्चों, एंजाइम, ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम ने यहाँ पर डीएनए को ब्रेक किया, एंजाइम ने डीएनए को ब्रेक किया। अब आरएनए प्रोटीन बचे किसके, एस के, और इनको उठा के अब आर में ट्रांसफर किया। अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ जब उन्होंने चेक किया तो ये आर वाला आर में ही रहा, आर वाला आर में ही रहा, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। यानी डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। यानी सीधी सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल डीएनए होता है। अब इसको कहने लगे कि हमने ये बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से होता है, मतलब यही जेनेटिक मटेरियल होगा। एवरी मैक्यूलेट मैकार्टी जब ये सबको बता रहे थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट इनके एक्सपेरिमेंट से एग्री नहीं थे। बहुत सारे साइंटिस्टों का ये कहना था कि हम जेनेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर है। यहाँ तो कोई अगली जनरेशन आई नहीं रही है, यहाँ तो बस एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में आपने कुछ डाला, उसमें की बॉडी में कुछ चेंजेस हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि उसकी जनरेशन आ गई। जनरेशन का मतलब उसके ऑफस्प्रिंग आना चाहिए, नई पीढ़ी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बस एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। किसी ह्यूमन में कुछ चीज इंसर्ट करो, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए, तो क्या उसकी जनरेशन आ गई है? नहीं। तो यहाँ पर ये बात दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर नई जनरेशन तो आ नहीं रही है, तो कैसे मान ले कि यही जेनेटिक मटेरियल होगा। मतलब एवरी मैक्यूलेट मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट पर भी उंगली उठा दी गई। मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, ये इनके एक्सपेरिमेंट से भी फाइनल प्रूफ नहीं होता है, यानी पिक्चर अभी भी बाकी थी। यानी जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, अब इस बात को फिर फाइनली कौन प्रूफ करे। इसी को बाद में प्रूफ करने का काम दो साइंटिस्ट ने किया था, हर्शे एंड चेस ने। कैसे उन्होंने प्रूफ किया था उनके एक्सपेरिमेंट को भी हम समझेंगे। अब डीएनएस एंड डीएनएस में क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना, अगर डीएनएस लिखा है तो इसका मतलब होता है मेनी डीएनए, मतलब ये प्लूरल वर्ड हो गया, होता है ना, प्लूरल के लिए हम लास्ट में लगा देते हैं। तो डीएनएस ये मेनी डीएनए को इंडिकेट करता है, और डीएनएज एज वर्ड आ गया, मतलब ये एक एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक करता है। तो दोनों में इक्वल प्रूफ। अनइक्वल प्रूफ का मतलब होता है बिना किसी डाउट के, जिसमें किसी साइंटिस्ट को कोई डाउट नहीं हुआ, बिना डाउट के डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, उसको प्रूफ करने वाला एक्सपेरिमेंट था हर्शे एंड चेस का। हर्ष का इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया था। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर के भी थे और फास्फोरस के भी थे। इन्होंने दो आइसोटोप लिए थे, एक सल्फर का आइसोटोप लिया और दूसरा फास्फोरस का आइसोटोप लिया। तो जो कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, ये बात आप अच्छे से रखना। सल्फर अमाइनो एसिड के अंदर होता है, कुछ अमाइनो एसिड जैसे सिस्टीन, मिथ्योनिन, उनमें सल्फर होता है। सल्फर किसका कंपोनेंट होता है, अमाइनो एसिड का, और यही अमाइनो एसिड फाइनली क्या बना देते हैं, प्रोटीन। यानी सल्फर फाइनली हम कहे तो प्रोटीन का कंपोनेंट बनता है। अब बात आती है फास्फोरस। फास्फोरस की खास बात होती है कि फास्फोरस ये कंपोनेंट होता है डीएनए का। फास्फोरस की खास बात होती है कि फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड में होता है, याद करें न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के अंदर जो फास्फोरस होता है वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और उसी न्यूक्लियोटाइड से फाइनली डीएनए बनता है। तो आप पहले ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो, सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट होगा एंड फास्फोरस डीएनए का कंपोनेंट होगा। और इसको उठा के इन्होंने इस लिविंग कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया। वायरस को हमेशा लिविंग कल्चर पे ग्रो कराते हैं। जब इसको ग्रो कराया तो इस सल्फर की वजह से आप बताना क्या बनेगा। सल्फर फाइनली प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो इस वजह से यहाँ जो प्रोटीन होगा वो रेडियोएक्टिव हो जाएगा। इसमें कौन रेडियोएक्टिव हो गया, प्रोटीन। अच्छा फास्फोरस जो होता है ये डीएनए का पार्ट होता है, फास्फोरस नॉर्मल है, तो इससे जो डीएनए बनेगा वो भी नॉर्मल होगा। मतलब उन्होंने यहाँ पर 3 स्टेप फॉलो किए। इस वायरस के अंदर 3 स्टेप फॉलो की गई। इन 3 स्टेप में सबसे पहली स्टेप आती है इन्फेक्शन। मतलब इस वायरस को उठा के इन्होंने ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्शन करवाया। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, वायरस बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, और जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो इसी को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज होता है। अच्छा इस वायरस ने ई कोलाई को अटैक किया, अटैक करने वाले स्टेप का नाम क्या कहलाता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया, ये इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद सेकंड स्टेप आती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है स्लो स्पीड पे रोटेशन। स्लो स्पीड रोटेशन इसलिए करते हैं ताकि ये वायरस और ये ई कोलाई एक दूसरे से बस डीअटैच हो जाए। एक बात आप देख भी रहे हैं, इसका जो डीएनए था अंदर जा चुका है और ये एक दूसरे से डीअटैच हो गए। यहाँ पर आप देखो ये डीअटैच हो गए। डीअटैच करने वाली स्टेप का नाम ब्लेंडिंग। एक बार फिर सुन लीजिएगा, ब्लेंडिंग का मतलब स्लो स्पीड पे रोटेशन। और स्लो स्पीड पे रोटेशन क्यों करते हैं, ताकि ये एक दूसरे से डीअटैच हो जाए, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, ये वायरस और ये ई कोलाई की सेल, इन दोनों को उठा के टेस्ट में डालते हैं और हाई स्पीड पे इनको रोटेशन करते हैं। मतलब इन दोनों को टेस्ट में डाला गया और टेस्ट में डालकर हाई स्पीड पर से रोटेट किया गया, घुमाया गया। जब बच्चों हाई स्पीड पे रोटेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो हम जानते हैं जो भी हैवी पार्टिकल्स होता है, भारी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के रहते हैं वो ऊपर अटक जाते हैं। अच्छा जो भी भारी होगा वो नीचे आ जाएगा और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे ऊपर रह जाते हैं। अब आप बताओ इस वायरस, ये जो वायरस आपको दिखाई दे रहा है, इस वायरस में और ई कोलाई में वायरस का जो डीएनए था तो इसमें जा चुका है। तो ये जो ऊपर का प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं, ये प्रोटीन कोट तो एकदम होलो हो गया, खोखला हो गया। और ई कोलाई में तो नया डीएनए आता जा रहा है, तो ये तो भारी हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब दोनों को उठा के सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये ई कोलाई की सेल नीचे आ जाएगी और प्रोटीन का कोट ऊपर रह जाएगा। अच्छा प्रोटीन कोट ऊपर क्यों रह गया, क्योंकि होलो है। ई कोलाई की सेल भारी है तो नीचे आ जाती है। इसमें जो ऊपर की तरफ रह जाता है, ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं सुपरनेटेंट, और जो नीचे बैठा है उसको पैलेट। मतलब जो ऊपर की तरफ रहेगा उसको सुपरनेटेंट कहेंगे, जो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है उसको हम पैलेट कहते हैं। पैलेट में फाइनली कौन आ चुका है, ई कोलाई की सेल। अब यहाँ पर हर्शे एंड चेस ने रेडियोएक्टिविटी को चेक किया। सबसे मेन बात अभी हमें सीखने वाली बात तो यहाँ पर मैंने, इसमें मुझे बताओ रेडियोएक्टिव कौन है, प्रोटीन या डीएनए। प्रोटीन यहाँ रेडियोएक्टिव है। अच्छा प्रोटीन रेडियोएक्टिव है तो ये प्रोटीन का कोट जो रेड कलर का दिख रहा है, ये प्रोटीन का कोट ऐसे बाहर गया, मतलब ई कोलाई में इंटर नहीं करता। और जब ये बाहर गया तो जब रेडियोएक्टिविटी चेक करेंगे, सोच समझ के बताना, ई कोलाई के अंदर से आएगी या सुपरनेटेंट से। अच्छा ये तो अंदर इंटर कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेडियोएक्टिविटी इस सुपरनेटेंट से मिलेगी, यानी सुपरनेटेंट से रेडियोएक्टिविटी को डिटेक्ट किया गया। मतलब यहाँ से रेडिएशन आई, जबकि ई कोलाई की सेल में से नो रेडियोएक्टिविटी, कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं मिली। अब बताओ यहाँ से कोई रेडिएशन नहीं आ रही है, इसका मतलब प्रोटीन यहाँ इंटर करते नहीं। ई कोलाई की सेल में प्रोटीन इंटर नहीं करता है क्योंकि इस ई कोलाई के अंदर से कोई रेडिएशन नहीं है, और जब प्रोटीन अंदर इंटर नहीं कर सकता तो ये जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अच्छा कैसे पता, क्या एक बार फिर सुन लेना। यहाँ पर बनाने के लिए कल्चर मीडियम, लिविंग कल्चर मीडियम पर जब ग्रो कराया गया तो इस बार चेंज क्या किया, सल्फर का 32 आइसोटोप लिया गया, वहाँ 35 था, यहाँ सल्फर का 32 आइसोटोप लिया गया जो कि नॉर्मल होता है, और फास्फोरस का 32 आइसोटोप लिया गया, वहाँ 31 था, कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ 31 था। इस एक्सपेरिमेंट में 32 लिया गया जो रेडियोएक्टिव है, यानी इस बार रेडियोएक्टिव फास्फोरस है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपसे पूछा जाएगा इस बार रेडियोएक्टिव फास्फोरस है तो रेडियोएक्टिव प्रोटीन बनेगा या डीएनए। जब हम इसको चेक करेंगे तो ये नॉर्मल तो प्रोटीन नॉर्मल, अगर ये रेडियोएक्टिव ये कंपोनेंट होता है डीएनए का तो इस बार डीएनए रेडियोएक्टिव होगा। यानी सबसे मेन बात यहाँ रेडियोएक्टिव इस बार कौन हो गया, डीएनए। डीएनए को यहाँ पर क्या कर दिया गया, रेडियोएक्टिव कर दिया, और रेडियोएक्टिव करने के बाद इसको उठा के वही 3 स्टेप इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन को फॉलो किया गया। लेकिन पहले याद रखना इस बार रेडियोएक्टिव कौन है, डीएनए, जबकि प्रोटीन यहाँ पर कैसा है, नॉन रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिविटी डिटेक्ट हुई लेकिन सुपरनेटेंट से कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं मिली। इस बार ई कोलाई की सेल में रेडिएशन कर रही है और यहाँ रेडियोएक्टिव कौन था, डीएनए। मतलब ये डीएनए कहीं ना कहीं अंदर इंटर कर चुका है
और जब डीएनए अंदर इंटर कर गया तो यही यहां पर अब वायरस की नई जनरेशन लाएगा, और नई जनरेशन ला रहा है मतलब जेनेटिक मटेरियल है, मतलब यहीं पर अब ये वायरस की नई जनरेशन यहां तैयार करेगा, और नई जनरेशन तैयार करेगा मतलब यही जेनेटिक मटेरियल होगा। प्रोटीन हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन तो बाहर ही रह जाते हैं, यानी प्रोटीन कभी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता क्योंकि इंटर नहीं करते तो बाहर रह जाते हैं। यानी जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? डीएनए होगा। और जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस एक्सपेरिमेंट से किसी भी साइंटिस्ट को कोई डाउट नहीं रहा कि जेनेटिक मटेरियल कौन होगा। इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली पता चला कि जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, और ये एक्सपेरिमेंट बिना किसी डाउट वाला ये एक्सपेरिमेंट माना जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? प्रोटीन कभी रेप्लिकेट नहीं करता, और जब प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करता तो ये कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। मतलब हम सोचे कि इस प्रोटीन से नया प्रोटीन बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी आती है कि उसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये दोनों तरह से स्टेबल होना चाहिए, केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पे तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो वो तो जेनेटिक मटेरियल हो नहीं सकता। हम प्रोटीन की बात करेंगे नहीं। अब हमारे लिए बस दो कैंडिडेट बचे, डीएनए, आरएनए। अब डीएनए आरएनए पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि डीएनए मोर स्टेबल होता है। अब बात आती है डीएनए स्टेबल कैसे होता है, उसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसका एक रीजन आपको मैंने पहले भी समझाया था, डीएनए और आरएनए की शुगर के बेसिस पे समझे। आरएनए में हम जानते हैं बच्चों राइबो शुगर होती है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है। ये बात हमने पहले भी सीखी। राइबोस में सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन होता है, जबकि यहाँ सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, कोई ऑक्सीजन नहीं होता। यानी यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट, यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। अच्छा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वजह से इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बच्चों इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये रिएक्टिव बहुत होगा। कंपेयर करें स्टेबिलिटी का कंडीशन, तो दोनों में एजीसी एजीसी तो कॉमन है, एजीसी तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर यू है जबकि यहाँ पर टी है, इसमें यूरेसिल है जबकि इसमें थाइमिन है। अच्छा, यहाँ जो थाइमिन होता है डीएनए में थाइमिन का मिलना ये स्टेबिलिटी को इनहैंस करता है। कैसे? दोनों की स्ट्रक्चर हम समझे तो ये बच्चों यूरेसिल है और ये थाइमिन है। यूरेसिल और थाइमिन दोनों के स्ट्रक्चर काफी कुछ सेम है, बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ फिफ्थ पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप होता है। अब मिथाइल आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इनहैंस हो जाती है, मतलब थाइमिन मोर स्टेबल होता है। रीजन क्या है? मिथाइल का होना। इस मिथाइल की वजह से यहाँ पर इसका केमिस्ट्री में पढ़ते हैं प्लस इफेक्ट होता है, तो इसका प्लस इफेक्ट भी हाई होता है। सबसे मेन बात, मिथाइल होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इस पर प्रॉपर एंजाइम एक्ट नहीं कर पाते। एक स्पेशल एंजाइम होता है रिपेयर के एंजाइम, वो रिपेयर के एंजाइम इस यूरेसिल पर तो अटैक करते हैं, लेकिन इसको पहचान नहीं पाते क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मिथाइल आ गया। मिथाइल लगाने का मेन पर्पस ये था कि रिपेयर के एंजाइम से इसको प्रोटेक्शन देना था। तो रिपेयर एंजाइम बचाने के लिए, रिपेयर के एंजाइम से बचाने के लिए यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप को लगाया, और मिथाइल आने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। तो कभी आपसे पूछे यूरेसिल ज्यादा स्टेबल होता है या थाइमिन, तो हम कहेंगे थाइमिन ज्यादा स्टेबल होता है। यानी डीएनए में स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए दो बातें ध्यान रखिए। पहली बात क्या रखी गई? इसमें एक तो डीऑक्सीराइबो शुगर को रखा गया, एक ऑक्सीजन को हटाया गया। ऑक्सीजन हटाने का पर्पस स्टेबिलिटी बढ़ाना, और दूसरा यूरेसिल को हटा के थाइमिन को लाया गया ताकि इससे भी स्टेबिलिटी इनहैंस हो। वाह, लेकिन दोनों में से इवोल्यूशन फास्ट लाने का काम आरएनए करता है, लेकिन हमें तो चाहिए स्लो इवोल्यूशन, और स्लो इवोल्यूशन के लिए हम कहेंगे डीएनए बेटर होता है। यानी इस प्रॉपर्टी को भी हम कहें तो डीएनए के लिए ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। क्लियर? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उनमें इवोल्यूशन की रेट फास्ट होगी और म्यूटेशन भी फास्ट होगा। क्योंकि बच्चों आरएनए है, जल्दी जल्दी चेंज होगा, तो इवोल्यूशन भी फास्ट होगा, म्यूटेशन की रेट भी ज्यादा होगी। आपके सामने मैंने दो वायरस दिए, एक में कहा डीएनए है और एक में बच्चों कहा आरएनए है। दो वायरस है। अब मैं कहूं किसमें इवोल्यूशन फास्ट होगा, तो जिन वायरस में आरएनए होता है इनका इवोल्यूशन फास्ट होता है, म्यूटेशन की रेट भी ज्यादा रहती है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि किसमें इवोल्यूशन फास्ट होता है, तो जिन वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर हम इस अर्थ पे बात करें तो अर्थ में स्टार्टिंग में बच्चों केवल आरएनए था, तो उस टाइम आप देखते हैं इवोल्यूशन की रेट, म्यूटेशन की रेट बहुत फास्ट थी। लेकिन आज के टाइम पर डीएनए लाया गया है, आज के टाइम पर डीएनए आ चुका है, डीएनए बाद में आया है, और डीएनए लाने का एक पर्पस यही था ताकि डीएनए स्टेबल रहे, इवोल्यूशन के चांस, म्यूटेशन की रेट स्लो हो जाए। और आप देख भी पा रहे हैं आज के टाइम पर डीएनए आ चुका है, तो इवोल्यूशन, म्यूटेशन की रेट आज के टाइम पर रिलेटिवली स्लो हो चुकी है। लेकिन अगर हम पहले के वर्ल्ड की बात करें तो उस टाइम केवल आरएनए होता था, तो उस टाइम इवोल्यूशन की रेट बहुत फास्ट थी, लेकिन आज के टाइम पर इवोल्यूशन की रेट स्लो हो चुकी है। क्लियर? ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। बात आती है मेंडेलियन कैरेक्टर होते क्या है। मेंडेलियन कैरेक्टर को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक तरह से फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब जो अपीयर होते हैं। जैसे अपनी हाइट अपीयर हो रही है तो ये एक तरह का मेंडेलियन कैरेक्टर है, अपना स्किन कलर अपीयर हो रहा है तो ये भी एक मेंडेलियन कैरेक्टर है। तो अपनी हाइट हो गई, स्किन कलर हो गए, अपने हेयर स्ट्रेट है, करली है, ये भी बच्चों तरह का फिनोटाइप मतलब मेंडेलियन कैरेक्टर है। हाइट कैसे आती होगी? हल्का सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये सब बच्चों डीएनए के पास होती है। डीएनए से बनता है आरएनए, प्रोसेस का नाम आगे हम समझेंगे। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से फिर बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने की इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब ये जो प्रोटीन बने हैं यही प्रोटीन एक तरह से होते हैं एंजाइम। एंजाइम का काम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। जब बच्चों सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो यही प्रोडक्ट फिर फाइनली हाइट को बढ़ाता है। अच्छा, हाइट बढ़ रही है, जैसे पी प्लांट में हाइट बढ़ रही है, तो जो हाइट का बढ़ना होता है यही कहलाता है मेंडेलियन कैरेक्टर। अब सोचिए, अगर मेंडेलियन कैरेक्टर लाना है, मेंडेलियन कैरेक्टर लाना है तो इसके लिए इन एंजाइम्स का, इन प्रोटीन्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब प्रोटीन या एंजाइम है तो अल्टीमेटली मेंडेलियन कैरेक्टर आ जाएगा। अब बात समझिएगा, प्रोटीन बनाने के लिए हम कहेंगे आरएनए बढ़िया है, क्योंकि आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। आरएनए में पावर है तो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, और जब ये डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है तो ये आसानी से मेंडेलियन कैरेक्टर लाएगा, इजी वे में मेंडेलियन कैरेक्टर लाएगा। अब ये डीएनए सोचे कि मैं भी मेंडेलियन कैरेक्टर लाऊं तो इसे भी तो प्रोटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रास्ता तो यही है। अच्छा, डीएनए सोचे कि मैं भी मेंडेलियन कैरेक्टर लाऊं तो इसे प्रोटीन बनाने के लिए हमेशा आरएनए पर डिपेंड होना होगा। डीएनए कभी भी डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए सोचे कि मैं डायरेक्ट प्रोटीन बना लूं, ये कभी संभव नहीं है। मतलब डीएनए को अगर प्रोटीन बनाना है, मेंडेलियन कैरेक्टर लाना है, तो आरएनए पर तो डिपेंड होना ही पड़ेगा। यानी मेंडेलियन कैरेक्टर के लिए हम कहेंगे फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए हम कहेंगे डीएनए बढ़िया है। लेकिन अगर इस इंफॉर्मेशन से कैरेक्टर लाना है, कैरेक्टर को लाना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट करनी है, तो इसके लिए आरएनए बेटर होता है। तो आरएनए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करना है, कैरेक्टर बनवाने हैं, तो उसके लिए आरएनए बेटर है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है। इसके लिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल तभी बन सकता है जब डीएनए अवेलेबल ना हो, और ऐसा देखा जाता है सम वायरस के केस में, बस ये वायरस के केस में। यानी आरएनए जेनेटिक मटेरियल बस केवल कुछ वायरस के केस में बन सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट का जेनेटिक मटेरियल, आंसर डीएनए। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, फंगस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, एनिमल्स का डीएनए, बर्ड्स का डीएनए, हर जगह जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल केवल सम वायरस में होता है, कुछ वायरस में होता है। कौन से ऐसे वायरस होते हैं कि एग्जांपल मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि कौन से ऐसे वायरस होते हैं जहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल